नमस्कार। द स्टडी आईएएस के करंट अफेयर्स दिस वीक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत हम कहा कि कुछ विशेष खबरों पर चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी यूपीएससी एवं अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में बेहद अहम साबित होगी, जिसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज अर्थ डे 2023। हर साल 22 अप्रैल को पूरे विश्व के द्वारा अर्थ डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। इसे मनाने का मेन मोटो पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। सर्वप्रथम अर्थ डे 1970 में बनाया गया था और 1970 से लेकर 2023 तक हालिया 53rd नंबर का अर्थ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। 2023 की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, यानी इसमें कहा गया है कि लोगों तथा व्यवसायों के द्वारा कुछ ऐसी नीतियों को अपनाना चाहिए जो उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ एक स्वच्छ अर्थव्यवस्था का भी निर्माण कर सके और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित लोगों को प्रेरित कर सके। 1969 के अंतर्गत सांता बारबरा क्षेत्र से सटे समुद्री एरिया में हमें 3 मिलियन गैलन तेल का रिसाव देखने को मिला, जिसके कारण हमें व्यापक मात्रा में समुद्री जीवों का नुकसान और पर्यावरण का ह्रास देखने को मिला। इस पर्यावरण ह्रास को देखते हुए यूनेस्को सम्मेलन के अंतर्गत एक शांति कार्यकर्ता जॉन मैककोलन के द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि पृथ्वी को सम्मानित करने के लिए हर साल एक डे को सेलिब्रेट करना चाहिए और इसी क्रम में हमें 22 अप्रैल 1970 को अर्थ डे देखने को मिला और इसे सेलिब्रेट किया गया। इससे पूर्व हमें एक राहेल कार्सन की बुक साइलेंट स्प्रिंग, जिसका प्रकाशन 1962 में किया गया था, देखने को मिली। इस बुक के अंतर्गत पर्यावरण के लाभों के साथ साथ पर्यावरण को होने वाले नुकसान तथा उस नुकसान के कारण मानव जाति पर पड़ने वाले प्रभावों और उनसे संबंधित की जाने वाली अन्य कार्रवाइयों पर भी चर्चा की गई थी। और इसी बुक के अंतर्गत पर्यावरण के नुकसान के प्रति मानव जाति को प्रेरित करने के साथ साथ पर्यावरण के सम्मान में किसी दिन को सेलिब्रेट करने की भी बात कही गई थी। हालिया हमें 190 देशों के भीतर पृथ्वी दिवस का सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। 2023 में पृथ्वी के बढ़ते तापमान तथा विभिन्न पर्यावरणीय घटनाओं को देखते हुए वैज्ञानिकों के द्वारा 5 उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें शामिल है प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना, संरक्षण और बहाली, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, भोजन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और कार्यवाही। हर साल अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वैश्विक स्तर पर पृथ्वी दिवस के आयोजन का समन्वय किया जाता है। हाल ही में 2023 में मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का मेन मोटो मानव प्रजाति के लिए स्वच्छ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है और इस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न व्यवसायों, विभिन्न आविष्कारों, विभिन्न निवेशकों को तथा विभिन्न वित्तीय बाजारों से यह आग्रह किया गया कि वे अपने एक हरित नवाचार तथा विभिन्न प्रथाओं को अपनाएं जो कि स्वच्छ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सके। इसके साथ साथ निजी क्षेत्रों को भी आगे आने के लिए कहा गया और इनसे संबंधित कहा गया कि निजी क्षेत्रों में एक अविश्वसनीय शक्ति है, क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की व्यापक नीतियों को अपनाया जा सकता है और इन्हीं नीतियों के कारण कहीं न कहीं हमें व्यापक स्तर पर हरित अर्थव्यवस्था का निर्माण भी देखने को मिल सकता है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है व्हीट ब्लास्ट। रिसेंटली साउथ अमेरिका में एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि एक फंगस के द्वारा गेहूं की फसल का व्यापक रूप से खराब करने के कारण 3 कॉन्टिनेंट्स में हमें इसके एक थ्रेटन की समस्या देखने को मिल रही है, जो कि आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी से संबंधित खतरा पैदा कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि मेन खबरों में क्या बात कही गई है। वर्तमान में बड़ी मात्रा में गेहूं की फसल के खराब होने की उम्मीद जताई गई है और इसी उम्मीद के कारण इसे एक पादप महामारी का नाम भी दिया गया है। इस महामारी का एक कारक एक कवक को बताया गया है। इस कवक के कारण हमें खाद्य सुरक्षा का खतरा भी देखने को मिल सकता है। दक्षिण अमेरिका की एक रिपोर्ट प्लोस बायोलॉजिकल जर्नल में कहा गया कि 3 कॉन्टिनेंट्स यानी दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों में यह कवक अपना प्रसार बढ़ाता जा रहा है और इसका प्रभाव हमें एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में तथा उसके कारण अन्य क्षेत्रों में बढ़ते प्रभाव का मेन कारण हवा के कारण प्रसार तथा विभिन्न देशों के बीच में जो आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं, उनके कारण इसका प्रभाव हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीमारी से संबंधित किस कवक के द्वारा गेहूं की फसल को खराब किया जा रहा है, इसकी जानकारी करने के लिए 500 से अधिक कवकों का विश्लेषण किया गया था और इस विश्लेषण में पाया गया कि मैग्नोपोर्थो ओरेंजा नामक कवक, जो कि व्यापक रूप में गेहूं की फसल को खराब करने का एक अहम रोल निभा रहा है, यह एक जंगली और उगाई जाने वाली घासों को भी संक्रमित करता है। यह विशेष रूप से चावल तथा गेहूं की फसल को खराब करने के लिए माना जाता है। शोधकर्ताओं के द्वारा इस रोग को सर्वप्रथम 1980 के दशक में ब्राजील की गेहूं की फसलों को खराब करते हुए देखा गया था।
यह एक संक्रामक रोग है और यह इतनी गंभीर स्थिति को पैदा कर देता है कि इस फंगस के कारण पूरी फसल नष्ट हो जाती है। और हालिया इस फंगस के प्रसार को रोकने के लिए फसलों को जलाना किसानों के द्वारा उचित समझा जाता है। यानी इस फंगस के प्रसार को रोकने के लिए किसानों के द्वारा अपनी फसलों को जला दिया जाता है। मैग्नोपोर्थे ओरेंजा की उत्पत्ति साउथ अमेरिका में हुई थी, लेकिन इसका संक्रमण हमें 2016 में एशिया और 2018 में अफ्रीका में देखने को मिला। इस कवक पर हमें विभिन्न प्रकार के कवकनाशियों का प्रभाव भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये इसके अंतर्गत एक प्रतिरोधी क्षमता जन्म ले चुकी है। और इसी प्रतिरोधी क्षमता को हैंडल करने के लिए कहीं न कहीं वैज्ञानिकों के द्वारा जीनोमिक अनुक्रमण की जानकारी प्राप्त की जा रही है, ताकि इस कवक के प्रसार को रोका जा सके। जीनोमिक अनुक्रमण से अभिप्राय है कि डीएनए के अणुओं के भीतर न्यूक्लियोटाइड की स्टिक क्रम का पता लगाया जा सके। डीएनए में मौजूदा 4 तत्व एडानिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के क्रम का पता लगाया जाता है और इस अनुक्रमण विधि से लोगों तथा विभिन्न फसलों तथा कवकों का पता लगाकर उनकी बीमारी का इलाज करना संभव हो जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को रोग मुक्त किया जा सके। इस कवक की जीनोमिक निगरानी कर इसके शीघ्र और सटीक पहचान कर इसके प्रसार को रोकने से संबंधित कार्यों पर अधिक बल दिया जा रहा है। 2016 में गेहूं के ब्लास्ट से फसल की उपज में हमें 51% तक की कमी देखने को मिली थी, जिसके कारण हमें खाद्य फसल में एक व्यापक गिरावट देखने को मिली। अब जानेंगे कि मुख्य खाद्य फसल गेहूं, इसके उगाने के लिए हमें कौन कौन दशाओं की आवश्यकता होती है। गेहूं जो कि एक रबी की फसल है, इसके लिए शीत ऋतु में हमें 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और इसे पकने के पश्चात काटते समय हमें 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं की फसल को 50 से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है और यह हल्की दोमट तथा गहरी रंग की मटियार मिट्टी में उगाया जाता है। इसकी खेती के लिए हमें समतल भूमि तथा श्रमिकों तथा मशीनी आवश्यकताओं की भी नीड होती है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है नंबर गेम। रिसेंटली यूएन के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें कहा गया कि भारत के द्वारा चाइना को जनसंख्या के मामले में पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त कर लिया गया है। यानी भारत आज विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। यूएन की रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, जो कि जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए आर्थिक अवसर सर्जित करने की आवश्यकता पर बल देती है, और इसमें कहा गया कि भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जो चीन से 30 मिलियन अधिक जनसंख्या के कारण अपने प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है। भारत की हालिया जनसंख्या 142.86 करोड़ है, वहीं चाइना की हालिया जनसंख्या 142.57 करोड़ है। विश्व में 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में शामिल है भारत, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट के अंतर्गत जनसांख्यिकीय आंकड़ों का अनुमान लगाया जाता है और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर कहा गया है कि भारत 142.86 करोड़ की जनसंख्या के साथ आज विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। 2023 के अपने आंकड़ों के आधार पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 के मध्य में भारत 10 से 24 साल की उम्र के वर्ग के लोगों की संख्या यहाँ पर 26% देखने को मिलेगी। वहीं चाइना में यह आंकड़ा 18% तक सीमित रहेगा। इसके अलावा कहा गया कि भारत के अंतर्गत जो 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों की संख्या 7% तक सीमित है, जहां चाइना के अंदर यह आंकड़ा हमें डबल दिखाई देने को मिलता है, यानी वहां पर 14% तक जनसंख्या हमें 65 साल से अधिक उम्र की देखने को मिलती है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की कुल आबादी 804.5 करोड़ है और इसी आबादी में भारत के द्वारा सर्वाधिक आबादी वाला देश का खिताब पाने में सफलता प्राप्त कर ली गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व की हालिया 804.5 करोड़ जनसंख्या 2030 तक 850 करोड़ तक और 2050 तक 970 करोड़ और 2100 तक यानी 22वीं शताब्दी के शुरुआत में यह 1040 करोड़ तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा हमें 2022 की रिपोर्ट में देखने को मिला था कि चाइना की 1990 में आबादी 1144 मिलियन थी, जो 2022 में बढ़कर 1426 मिलियन तक पहुंच गई थी और जिसमें अनुमान लगाया गया था कि 2022 के पश्चात 2050 में भारत के द्वारा चाइना को अधिक जनसंख्या के खिताब से हटा दिया जाएगा। यानी 2050 में भारत की जनसंख्या सर्वाधिक होगी और चाइना दूसरे नंबर पर आ जाएगा, परंतु भारत के द्वारा यह रिकॉर्ड 2023 में ही स्थापित कर लिया गया है।
1990 में जनसंख्या जहां 861 मिलियन थी, वहीं 2022 में यह बढ़कर 1412 मिलियन तक पहुंच गई थी, जो कि चाइना की 2022 की जनसंख्या से कुछ मिलियन कम ही देखने को मिल रही थी। इस रिपोर्ट के माध्यम से हालिया 2023 में जो आंकड़े लगाए गए, उसमें बताया गया कि भारत की जो हालिया 1428.6 मिलियन जो आबादी है, उसमें हमें सबसे अधिक कार्यबल यानी जो 15 से 64 वर्ष का जो वर्किंग ग्रुप है, उसकी आबादी 68% तक देखने को मिलती है। और इसी सेम ग्रुप की आबादी हमें चाइना में 1% अधिक यानी 69% देखने को मिलती है, परंतु वैश्विक तौर पर यह आबादी 65% तक सीमित रह जाती है। यानी वैश्विक तौर से चाइना में सबसे अधिक हमें वर्किंग ग्रुप एज के लोग देखने को मिलते हैं और उससे 1% कम यानी 68% भारत के अंतर्गत यह 16 से 64 वर्ष की आयु के वर्ग ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है। भारत में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 7% है, वहीं चाइना में यह आंकड़ा 14% यानी दोगुना देखने को मिलता है। वहीं वैश्विक तौर पर यह आंकड़ा 10% तक सीमित हो जाता है। यानी भारत में हमें सबसे कम संख्या में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बताया गया कि 0 से 14 साल के बीच 25% आबादी देखने को मिल रही है, जो कि कुल आबादी का 1/4 के बराबर है। वहीं 10 से 19 साल के बीच की 18% आबादी, वहीं 10 से 24 साल के बीच के 26% आबादी और 65 साल से ऊपर की 7% आबादी हमें इस रिपोर्ट के अंदर दर्शाई गई है। भारत में पुरुषों के लिए जो जन्म दर निर्धारित की गई है यानी जीवन प्रत्याशा, वह 72 वर्ष है, जबकि महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा है वह 74 वर्ष है। यानी भारत के अंतर्गत पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जीने की जो जीवन प्रत्याशा है वह अधिक है, परंतु भारत में बताया गया कि यह कुल प्रजनन दर 2.0 है। जो वैश्विक तौर पर जो प्रजनन दर है यानी 2.3 जो वैश्विक स्तर पर प्रजनन दर, उसकी अपेक्षा कम भारत में 2.0 हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो भारत की जीवन प्रत्याशा, जो एवरेज जीवन प्रत्याशा दर्ज की गई है 72.5, वह वैश्विक तौर पर 73.5 जीवन प्रत्याशा और चाइना की अपेक्षा 79% की जो जीवन प्रत्याशा है उसकी अपेक्षा सबसे कम है। 2022 की जो रिपोर्ट यूएन के द्वारा दर्शाई गई थी, उसमें कहा गया था कि पूर्वी और दक्षिणी एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ उनके द्वारा जन्म, मृत्यु दर और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन प्रवृत्तियों का भी आकलन करना इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि सेंट्रल और दक्षिण एशिया में 2.1 मिलियन आबादी की बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा 2022 की रिपोर्ट में जो वैश्विक जनसंख्या थी, उसके आंकड़े जो बताए गए थे उसे चेंज करते हुए भी हालिया हमें वैश्विक जनसंख्या का प्रसार 8 मिलियन तक देखने को मिला, जिसमें बताया गया कि यह 2023 तक 8.5 मिलियन तक बढ़कर 2050 तक 10.4 मिलियन तक पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ कहा गया कि जो 2050 तक सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि करने वाले जो देश होंगे, उनमें शामिल होंगे 8 देश। इन 8 देशों का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो, मिस्र, इथोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया। याद रखिए 2050 तक जो आंकड़ा 2022 में बताया गया था कि जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या विस्तार हमें देखने को मिलेगा, उसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही शामिल थे। इसके साथ साथ कहा गया कि 2050 तक हमें जो सहारन कंट्रीज हैं, उनमें जो वर्किंग ग्रुप जो 15 to 64 एज की जो वर्किंग ग्रुप है, उसका हमें प्रसार देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर हमें वर्किंग ग्रुप एज के जो लोग हैं, उनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 2023 की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की जो जनसंख्या है, आने वाले 3 दशकों तक इसमें वृद्धि होगी, परंतु इसके पश्चात इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। यानी 2050 तक भारत की जनसंख्या में वृद्धि होगी और 2050 के पश्चात भारत की जनसंख्या में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं 2050 के पश्चात जो सहारन कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में हमें जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट के हिस्से के रूप में एक सार्वजनिक सर्वेक्षण भी करवाया गया। इस सार्वजनिक सर्वेक्षण को करवाने का काम YouGov के द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें 8 देशों को शामिल किया गया और इन 8 देशों के अंतर्गत शामिल है भारत, ब्राजील, मिस्र, फ्रांस, हंगरी, जापान, नाइजीरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिनके आंकड़ों के आधार पर विभिन्न प्रकार के अनुमानों की परिकल्पना की गई थी। 2050 तक भारत में जो जनसंख्या के गिरावट की जो आकलन किया गया है,
उसमें आने वाली कमी के निम्न कारण बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, भारत की प्रजनन दर में कमी हमें 1960 के पश्चात लगातार देखने को मिल रही है। यानी भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो यूएन की रिपोर्ट के माध्यम से 2.0 बताई गई है, और अभी फैमिली हेल्थ सर्वे के माध्यम से भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसका 1% तक निर्धारित किया गया है, और कहा गया कि भारत की जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आने के साथ साथ यह पुनर्पूर्ति की योग्य के दर के इक्वल भी नहीं रही है। यानी इसकी जो रिप्लेसमेंट दर है वो भी अभी पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि रिप्लेसमेंट दर से आप अभिप्राय लगा सकते हैं कि किसी कपल के द्वारा अगर अपने स्थान पर 2 बच्चों को पैदा किया जाता है तो यानी उनके मरने के पश्चात उनका स्थान उनके 2 बच्चों के द्वारा ले लिया जाएगा। बट रिसेंटली कहा गया कि जो भारत की प्रजनन दर में जो पुनर्पूर्ति जो रिप्लेसमेंट दर है वो बहुत कम होती जा रही है। इसके साथ साथ कहा गया कि भारत में जो रिप्लेसमेंट दर में कमी आना या प्रजनन दर में जो कमी आई है उसका मेन कारण है जो भारतीयों के एक आंकड़े या आकलन के द्वारा प्राप्त किया गया, जिसमें कहा गया कि जो 63% जो भारतीय हैं उनके द्वारा अपनी प्रजनन दर में कमी लाने का एक कारण बताया गया आर्थिक मुद्दे। यानी जो उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो कमजोर होने के कारण जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। उसके साथ साथ बताया गया पर्यावरण संबंधी चिंताएं, जिन पर 46% लोगों ने अपनी मंजूरी दी है। यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या ऐसी स्थानों पर रहने वाले लोग जो कि पर्यावरण से प्रभावित हैं, वहां पर हमें इसके कारण जो नुकसान है उससे बचाने के लिए लोगों के द्वारा अपने प्रजनन दर में कमी लाई जा रही है। इसके साथ साथ कहा गया कि जो महिलाएं हैं वो अभी शिक्षित क्षेत्र की ओर अधिक बढ़ावा दे रही हैं। यानी महिलाओं के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त की जा रही है उसके साथ साथ उन्हें जो अपने अधिकारों का जो प्रयोग कर रही हैं उसके कारण उन्होंने गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। साथ साथ उनके द्वारा जो प्रजनन से संबंधित जो स्वास्थ्य और जो अधिकार है उनका पता चलने लगा है, जिसे देखते हुए उनके द्वारा अपनी जो फर्टिलिटी रेट है उसको कम कर दिया गया है। इसके साथ साथ कहा गया कि 30% लोगों ने मानवाधिकार संबंधी चिंताओं पर भी अपनी फर्टिलिटी रेट को कम करने का कारण बताया गया। आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की महिलाओं के प्रति हमें घरेलू हिंसा देखने को मिलती है, या इसके साथ साथ जो मानव तस्करी है, मानव तस्करी के कारण भी लोगों के जो मानसिक स्तर है उस पे हमें प्रभाव देखने को मिलता है। और इसी प्रभाव को देखते हुए 30% लोगों ने मानवाधिकार संबंधी जो चिंताएं हैं उसके कारण हमारी जो कुल प्रजनन दर है उसमें कमी आने का मेन कारण माना है। 1972 के अंतर्गत हमारी प्रजनन दर 2.3% थी, जो रिसेंटली फैमिली हेल्थ सर्वे के तहत 1% तक सीमित हो गई है। 2023 में जो भारत ने वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक पॉपुलेटेड कंट्री होने का दर्जा प्राप्त किया है उसके विभिन्न प्रकार के भारत के द्वारा लाभ उठाए जा सकते हैं। इसके माध्यम से भारत अपनी नई सोच, नया वर्ग ग्रुप या नए समाधानों को निकालकर अपने नेबरिंग कंट्री या साउथ ग्लोबल कंट्रीज पर एक बिग ब्रदर या बिग ब्रदरहुड की भूमिका निभाते हुए उन पर पड़ने वाले क्लाइमेट चेंज या विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक प्रभाव है उनको टैकल कर एक नवीन विचारधाराओं को जन्म दे सकता है और उनके अंदर अपने प्रति एक विश्वास को बढ़ावा दे सकता है। और यह भारत की जो जनसांख्यिकीय आंकड़ा है भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में सफल बना सकता है। इसके साथ साथ कहा गया कि जो दूरस्थ क्षेत्र है वहां पर रहने वाली महिलाएं और लड़कियां हैं उन्हें शिक्षित कर विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें समानता का अधिकार प्रदान किया जा सकता है और शैक्षिक तथा कौशल निर्माण कर उन्हें प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचारों तक उनकी पहुंच को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ साथ कहा गया कि अपने प्रजनन अधिकारों के प्रति महिलाओं की जागरूकता के कारण उनके स्वास्थ्य में जो होने वाले नुकसान थे या आने वाले भविष्य में उनको जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उनसे उन्हें कहीं ना कहीं निजात पाने में सफलता मिली है। इसके साथ साथ कहा गया कि विभिन्न देशों में भारत के द्वारा अपने कौशलीकृत जो श्रम है उनको भेजकर उन देशों की जो मांग है उसे पूरा किया जा सकता है या उन देशों की जो टेक्निक है उसे सीखकर भारत में इस जनसंख्या के लाभांश का लाभ उठाया जा सकता है। विश्व में बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए इसे एक दिवस के रूप में मनाने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यानी वैश्विक स्तर पर हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में घटती प्रजनन दर को देखते हुए यूएन की रिपोर्ट के द्वारा कहा गया कि इसमें हमें नेक्स्ट 3 डेकेड तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी 2050 तक भारत की जनसंख्या में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके पश्चात भारत की जो जनसंख्या है उसमें हमें गिरावट देखने को मिल सकती है।
इसका मेन कारण प्रजनन दर होगा, यानी प्रजनन दर में आने वाली कमी भारत की जनसंख्या दर में आने का एक मुख्य कारण होगी। इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि 1990 से 95 के बीच में वैश्विक स्तर पर जो फर्टिलिटी रेट थी वो 3 चाइल्ड्स तक निर्धारित की गई थी और इस दर को 2045 से 50 के बीच में 2.2 तक निर्धारित करने की उम्मीद लगाई गई थी और इस सदी के लास्ट में हमें यह 2% तक निर्धारित देखने को मिल रही थी, परंतु भारत के अंतर्गत यह 2% 2023 में ही देखने को मिल रही है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि वैश्विक स्तर पर रेबीज से होने वाली मौतों में सर्वाधिक आंकड़ा हमें दक्षिण एशियाई देशों में देखने को मिलता है, जिसमें भारत सर्वोपरि देश है। यानी रेबीज के कारण भारत में सर्वाधिक मात्रा में हमें मृत्यु दर देखने को मिल रही है। तो अब जानेंगे कि जो सरकार के द्वारा हालिया पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 लाए गए हैं, इनमें क्या क्या बात कही गई है। सरकार ने अपने जो ये नियम लाए गए हैं वो पशु क्रूरता निवारण नियम 1960 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों में कहा गया कि जो हमें आवारा डॉग्स हैं उनकी आबादी पर कंट्रोल करना है, यानी इन आवारा डॉग्स की नस्बंदी और टीकाकरण के माध्यम से इनके जो प्रसार है उसको रोकना है। और यह कार्य मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत नोटिफाई किया गया है। रिसेंटली हमें सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया तथा पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रेटेड ट्रबल के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो स्ट्रीट डॉग है उन्हें एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। यानी इनका जो भी निपटान या इलाज जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो इन सीटू प्लेस, यानी जहां पर वे डॉग रहते हैं उन्हीं स्थानों पर किया जाएगा। उन्हें किसी विशेष अलग स्थान पर नहीं भेजा जा सकता है। और यह पूरी प्रक्रिया जो स्थानीय नियामक निकाय होते हैं, यानी नगर निगम, नगर पालिकाएं और पंचायत, इनके द्वारा इनका निपटान किया जाएगा। स्ट्रीट डॉग पर नियंत्रण करने का एक मुख्य कारण मनुष्य और आवारा जो डॉग्स हैं उनके बीच में जो होने वाले कॉन्फ्लिक्ट है उन पर रोक लगाना है और इनके माध्यम से जो फैलने वाली रेबीज की समस्या है उसको कंट्रोल करना है। अब जानेंगे कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड क्या होता है और इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। यह एक वैधानिक सलाहकारी निकाय है जो भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य पशु कल्याण पर अनुसंधान करना, पशु अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना और जानवरों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना, उनकी डेथ रेट, उनके मनोरंजन से संबंधित जानवरों का उपयोग तथा उनकी निगरानी करना, सभी इसके द्वारा किए जाते हैं। आवारा डॉग्स के अंतर्गत जो घरेलू स्तर पर पाले जाने वाले जो पालतू डॉग्स होते हैं उन्हें आवारा तथा मारे गए कुत्ते तथा छोड़ दिए गए सभी डॉग्स को शामिल किया गया है। इनके कारण हमें व्यापक स्तर पर रेबीज की समस्या देखने को मिलती है। रेबीज की समस्या न केवल डॉग्स के कारण बल्कि बिल्लियों के कारण तथा बंदरों के काटने के कारण भी देखने को मिलती है, परंतु सर्वाधिक प्रभाव हमें रेबीज रोग का कुत्तों के कारण देखने को मिला है। रेबीज जो कि एक संक्रामक बीमारी है, यह वायरस के कारण होती है और यह किसी पशु तथा मनुष्य को काटने के पश्चात उसमें रेबीज के गुण देखे जा सकते हैं। यह वायरस नॉर्मली जो व्यक्ति संक्रमित है उसकी लार के अंतर्गत पाया जाता है। इसमें कोई ग्रसित जानवर मनुष्य को काटकर उसे भी ग्रसित कर सकता है, जिस कारण एशिया के अंतर्गत हमें सर्वाधिक मात्रा में रेबीज की डेथ रेट देखने को मिल रही है। अब हम जानेंगे कि जो पशु जन्म नियंत्रण नियम 2001 थे उनसे अलग हमें 2023 में कौन कौन से नवीन प्रावधान देखने को मिले हैं। 2023 के नियमों में कहा गया कि इन आवारा स्ट्रीट डॉग को पकड़कर उनका टीकाकरण करना है और उनकी नसबंदी की जाएगी और उसके पश्चात उन्हें दोबारा स्ट्रीट पर खुला छोड़ दिया जाएगा। परंतु 2001 के नियमों में यह बात कही गई थी कि इनकी नसबंदी या टीकाकरण करने के पश्चात आप इन्हें खुले में छोड़ तो देंगे, परंतु उसके पश्चात इनके द्वारा जो झुंड बनाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई भी समाधान हमें देखने को नहीं मिलेगा। और इसी के साथ साथ 2023 में कुछ खामियां भी बताई गई, जिसमें कहा गया कि जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन से आवारा कुत्तों की जो देखभाल करने की बात कही गई है, उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको आवारा कुत्तों से दूर रखना चाहिए,
जो कि एक अनुचित सी लगने वाली बात है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग हमें हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर गली में देखने को मिलते हैं और यहाँ से हमें हर समय बच्चों या बुजुर्गों का आवागमन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कहा गया कि जो आवारा डॉग्स हैं उन्हें सामुदायिक जानवरों की एक श्रेणी में शामिल कर देना चाहिए, परंतु इनसे सुधार से संबंधित हमें कुछ नवीन प्रावधान भी देखने को मिले जो 2023 के नियम की खामियों को निपटाने से संबंधित हमारी सहायता कर सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें कहा गया कि जो ठोस कचरा है उसका निपटान कर देना चाहिए, क्योंकि ठोस कचरे के माध्यम से इन आवारा डॉग्स को खाने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें मिल जाती हैं और जो इनको हिंसक बनाने में भी सहायता करती हैं। इसके साथ कहा गया कि जो डॉग्स हैं उनको बेघर होने की बजाय, इनको स्ट्रीट पर खुले घूमने के बजाय इनको एक आवास प्रदान करना चाहिए और इनको किसी के द्वारा अडॉप्ट किए जाने पर या किसी के द्वारा इन्हें अपना घरेलू पेट बनाने की सुविधा प्रोवाइड करवाना चाहिए। हमारी नेक्स्ट न्यूज है ईयू कार्बन टैक्स। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के द्वारा EBAM नामक एक टैक्स को लगाने की बात कही गई। यूरोपियन यूनियन के द्वारा भारतीय कंपनियों को 1 अक्टूबर 2023 तक अपने कार्बन एमिशन से संबंधित सभी आंकड़ों को यूरोपियन यूनियन को सौंपने की बात कही गई, जिसे देखते हुए भारतीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा गया कि EU के द्वारा जो उठाए जाने वाले ये कदम है ये कहीं ना कहीं भारत के लिए अनुचित है और इससे संबंधित यूरोपियन यूनियन को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। तो पहले हम जानेंगे कि जो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जो यूरोपियन संघ के द्वारा लाया जा रहा है ये क्या है। CBAM जो कार्बन टैक्स है, इसके माध्यम से किसी भी देश के द्वारा जो कार्बन का एमिशन किया जा रहा है उस देश के जो प्रोडक्ट है उन्हें यूरोपियन यूनियन के द्वारा डर्टी कहा गया, यानी डर्टी प्रोडक्ट्स के उत्पादन पर अगर EU के कोई भी देश के द्वारा अगर उसका आयात किया जाता है तो उस आयात पर उस कार्बन एमिशन के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। यानी अगर भारतीय कंपनियां अपना संपूर्ण कार्बन एमिशन का डाटा यूरोपियन कंट्रीज को प्रदान कर देती है तो भारत के द्वारा जितना भी आयात या निर्यात, स्पेशली निर्यात जो यूरोपियन कंट्रीज को किया जाएगा, तो यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा जो बाउंड्री पर जो टैक्स लगाया जाएगा वह भारतीय कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले कार्बन एमिशन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यह कार्बन गहन उत्पादकों पर प्रस्तावित एक यूरोपियन संघ टैरिफ है और इसके माध्यम से निर्धारित किया जाएगा कि आयात का कार्बन मूल्य घरेलू उत्पादन के कार्बन मूल्य के कितने बराबर में होगा। इसी सभी प्रोसेस को देखते हुए कहीं ना कहीं भारत को जो लौह और इस्पात कंपनियां हैं, जो सीमेंट कंपनियां हैं, जो उर्वरक और एल्युमिनियम कंपनियां हैं, बिजली और हाइड्रोजन से संबंधित जो भी कंपनियां हैं, उनमें हमें व्यापक नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत का 27% जो व्यापार है वो इन वस्तुओं के निर्यात के माध्यम से हमें यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में देखने को मिलता है। यूरोपियन यूनियन कंपनीज के द्वारा जो अपना नॉर्मली इंपोर्ट किया जाता है उस पर 2% का चार्ज लगाया जाता है, यानी 2% का हमें उस पर टैक्स देखने को मिलता है। और अभी जो CBAM के द्वारा जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक नया जो टैक्स की बात कही गई है, ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा यह यूरोपियन यूनियन के बजट के अंतर्गत शामिल होगा और इसे देखते हुए भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा यह बात कही गई, अगर किसी भारतीय कंपनी के द्वारा अधिक कार्बन एमिशन किया जाता है और वह यूरोपियन यूनियन को टैक्स भर देती है तो उसके पश्चात यूरोपियन यूनियन के द्वारा उस कंपनी के जो डर्टी प्रोडक्ट्स होंगे, कार्बन एमिशन अधिक करने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स को यूरोपियन यूनियन के द्वारा डर्टी प्रोडक्ट्स कहा गया है और इसी वर्ड का यूज करते हुए हमारी केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी के द्वारा कहा गया कि उसी कंपनी के जो डर्टी प्रोडक्ट्स होंगे उनके प्रयोग पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी बाद में ऐतराज नहीं जताया जाएगा, जो कि एक अमानवीय घटना है। और इस पूरी घटना को यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो यह कार्य किया जा रहा है इसे यूरोपियन हिपोक्रेसी के नाम से जाना गया है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा आमतौर पर लगाए जाने वाले 2% का जो टैक्स है उसके अलावा जो CBAM है उसके तहत जो टैक्स निर्धारित किया गया है उसकी दर 30 से 35% तक निर्धारित की गई है। यानी जो भी कंपनियां कार्बन एमिशन अधिक करती है उनके जो प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में जाएंगे उन पर 30 से 35% तक का इंपोर्ट टैक्स लगाया जाएगा। और इसी को देखते हुए भारत के समक्ष कुछ विचारों को प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत के द्वारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो किए जा रहे हैं उनमें सर्वोपरि हमें CBAM से संबंधित जो कार्बन एमिशन से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें जापान, USA या अदर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके द्वारा इसका व्यापक प्रसार देखने को मिल सकता है और भारत के द्वारा इन्हीं कंपनीज के द्वारा जो लगाए जाने वाले जो कार्बन टैक्स हैं उनका सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए भारत को अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंतर्गत इन कार्बन एमिशन से संबंधित वार्ताओं को शामिल करना चाहिए। इसके साथ साथ कहा गया कि भारत के द्वारा अपने कार्बन एमिशन पर कैपिटा लगाना चाहिए। पर कैपिटा से अभिप्राय है कि पर पर्सन के द्वारा कितना कार्बन का एमिशन किया जा रहा है, जो कि भारत का बेहद कम है। यानी भारत के पर पर्सन का जो कार्बन एमिशन है वो 1.7% है, जो चाइना के 7.1% और यूएसए के 14.4% से बेहद कम है। और यह एक रिवर्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग भी कही जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कार्बन एमिशन है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके द्वारा किया गया है। और आज उनके द्वारा ही जो कार्बन से संबंधित जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उसको लगाकर अपनी कंपनियों की स्थिति को वो सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। जिन देशों के द्वारा जो कार्बन एमिशन है उसमें बहुत कम योगदान दिया गया है, जो डेवलपिंग कंट्री है उनसे टैक्स वसूल कर जो डेवलप कंट्रीज है उनके द्वारा एक रिवर्स फाइनेंसिंग मैकेनिज्म को अपनाया जा रहा है। यानी जो भारत जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके द्वारा कार्बन एमिशन में किसी प्रकार की कोई भी भागीदारी हमें व्यापक मात्रा पे नहीं देखने को मिलती है। इसमें जो व्यापक भागीदारी थी वो हमें यूएसए, यूके, इन कंट्रीज की देखने को मिलती है। और इन्हीं कंट्रीज के द्वारा अगर बड़ी मात्रा में टैक्स लगा दिया जाता है, कार्बन टैक्स, और उन देशों में भारत जैसे देशों के द्वारा जब निर्यात किया जाता है और वहाँ पर कार्बन टैक्स का भुगतान किया जाता है, तो यह कहीं ना कहीं रिवर्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रक्रिया है। अब हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट न्यूज़। हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशरीज में अभी सुधार किया गया था। सरकार के द्वारा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ जो स्कीम थी उसके जो ट्रीटमेंट पैकेज था उसमें वृद्धि की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी बीमार हो जाता है तो उसे किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाने की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है। और यह जो सुविधा है इसका नाम ही CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। इसके माध्यम से किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी भी निजी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाया जा सकता है, जिसमें लगने वाले खर्च का भुगतान सरकार के द्वारा करवाया जाएगा। और इस स्कीम का निर्धारण स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। अभी रिसेंटली इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जिन संशोधनों के अंतर्गत कहा गया कि अब अगर किसी भी कर्मचारी का सरकारी अस्पताल से या किसी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसका ट्रांसफ़र केवल वीडियो कॉल के माध्यम से किया जा सकता है। पहले किसी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की कागजी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता था और इन कागजी कार्रवाइयों के जाने के पश्चात पहले डॉक्टर के द्वारा उसकी पूरी जांच की जाती थी और उसका इलाज शुरू किया जाता था। और इसी समय की बचत को करते हुए अभी एक वीडियो कॉल के जरिए ही केवल ट्रांसफ़र की यानी रेफर की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इसके साथ साथ कहा गया कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और इन पेशेंट डिपार्टमेंट में परामर्श शुल्क की जो दरें हैं उनमें भी वृद्धि कर दी गई है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से अभिप्राय है कि अगर किसी व्यक्ति को नॉर्मली एक बुखार हुआ है या फीवर की जो समस्या है वो देखने को मिलती है, वह अगर व्यक्ति डॉक्टर से नॉर्मली कंसल्ट कर अपने घर वापस आ जाता है यानी अस्पताल में अपनी रात नहीं गुजारता है तो वह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होगा। वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति अपनी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में कुछ दिनों के लिए रहता है या उसके लिए अस्पताल के द्वारा किसी प्रकार का कोई कमरा या ICU जैसी कोई सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है तो वह इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत शामिल होगा। इसमें आने वाली जो परामर्श की जो शुल्क दर है उसमें रिसेंटली सरकार के द्वारा बढ़ोतरी की गई है। अब आप भी सोचेंगे कि सरकार के द्वारा इन दरों में रिसेंटली बढ़ोतरी क्यों की गई। सरकार के द्वारा ऐसा सरकारी कर्मचारियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए किया गया, क्योंकि सरकार का मानना था कि कुछ अच्छे निजी अस्पतालों के द्वारा CGHS में जो दरों में हमें कमी देखने को मिल रही है उस कमी के कारण उनके द्वारा इस योजना से दूरी बनाई गई थी और इसी दूरी को पाटने के लिए उनके द्वारा जो दरें हैं उसमें वृद्धि की गई। और इन दरों में वृद्धि के कारण सरकार के ऊपर 240 करोड़ रुपए से लेकर 300 करोड़ रुपए तक का हमें आर्थिक नुकसान देखने को मिल सकता है। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें एवं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।